उत्तराखंड एक बार फिर से जश्न में डूब गया है। उत्तराखंड के देहरादून से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जश्न मनाया जा रहा है। अगले हफ्ते 10 दिन तक यह जश्न का वातावरण सरकार की तरफ से लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो गया है। इस एक वर्ष में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, एक वर्ष में कौन कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसने सरकार को और खुद मुख्यमंत्री को परेशानी में डाला, और भविष्य के एक वर्ष में और कौन कौन सी चीजें हैं जो चुनौती के रूप में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के सामने खड़ी हैं, इन सारे विषयों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी खास तौर पर जरूर दें कि सरकार ने एक वर्ष में कौन सी उपलब्धि हासिल की है, सरकार कहां फंसी है और भविष्य में आप सरकार को कहां पर फंसता हुआ देखते हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार को या खास तौर पर व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पार पाना है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। किसी भी सरकार के लिए शुरुआती एक वर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस एक वर्ष में प्लानिंग होती है कि बाकी के कार्यकाल में सरकार क्या काम करेगी। जब एक टर्म पूरा कर रही होगी सरकार तो वो कौन सी योजनाएं होंगी जिसके आधार पर अगले विधानसभा चुनाव में पहुंचा जाएगा, अगले विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार का एक वर्ष पूरा हो गया है। तमाम मीडिया घरानों को बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं और पूरी सरकार अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जश्न मना रही है। अपनी कुछ योजनाएं हैं जिसका बखान सरकार कर रही है और बखान करना भी चाहिए अगर आपने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन वो अच्छे काम कौन से हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किए हैं? कुछ ऐसे मुद्दे राज्य की राजनीति में रहे हैं जिन्हें सुलझाने का दावा पुष्कर सिंह धामी करते हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, यह व्यवस्था 2004-05 में एनडी तिवारी शुरू कर गए थे, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ठंडे बस्ते में यह मामला चला गया था। एनडी तिवारी साहब ने जब महिलाओं को 30% आरक्षण, उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया था, तो वो विधानसभा से पारित कानून या विधेयक नहीं था, बल्कि वो शासनादेश के जरिए सुविधा या लाभ महिलाओं को मिल रहा था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार का दावा है कि उसने ऐतिहासिक काम किया है और विधानसभा से पास कराने के बाद राज्य की महिलाओं को सौगात दी है। मूल रूप से जो उत्तराखंड मूल की महिलाएं हैं सरकारी सेवा में, उन्हें 30% आरक्षण दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो 2015 से लंबित था, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलता था। उस आरक्षण को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार का बड़ा दावा यह है कि गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में, आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% के क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी और विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल की औपचारिक मंजूरी मिलनी इसे बाकी है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार अपने एक वर्ष के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताती है। इसके अलावा एक बीजेपी का और संघ का बड़ा मुद्दा है, वो है धर्मांतरण का मुद्दा। उत्तराखंड का जो सीमाओं का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर दूसरे समुदाय के लोग आकर बस रहे हैं। यह राज्य की चिंता का कारण है। औपचारिक सरकारी घोषणाओं में, रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है। डेमोग्राफिक बदलाव की चर्चा राज्य सरकार या उसके नेता लगातार करते हैं, मतलब बीजेपी के नेता लगातार करते हैं। और धर्मांतरण पर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण
कानून या बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है, उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। यह दावा भी पुष्कर सिंह धामी करते हैं और वो ड्राफ्ट बन रहा है, उस पर कई बैठकें हो चुकी हैं, कई सुझाव आ चुके हैं और उसके आधार पर उत्तराखंड एक ऐसा मॉडल खड़ा करेगा जिसे पूरा देश फॉलो करेगा। यह दावा भी पुष्कर सिंह धामी या उनकी सरकार कर रही है। आप सुनिए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी उपलब्धियां क्या बताते हैं। इसके बाद एक और उपलब्धि पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 1 साल की परेशानी क्या क्या हुई और भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह बयान सुनिए जो अपनी उपलब्धि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, 3 काम अगर आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या 3 काम बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण काम रहे हैं सरकार के? देखिए, 3 नहीं अनेकों हमने निर्णय लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो संकल्प के रूप में हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाएंगे। उस पर काफ़ी विस्तार से काम हो चुका है और वो एक बड़ा काम है आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। एक बड़ा काम होगा। धर्मांतरण चूँकि एक हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या थी, उस धर्मांतरण पर रोक लगे। धर्मांतरण जो एक अपराध था, जघन्य अपराध, भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कहीं न कहीं लालच देकर या डराकर, धमकाकर लगातार हो रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त धर्मांतरण का भी कानून हम लेकर आए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। एक और उपलब्धि खासतौर पर चर्चा के केंद्र में है, वो है नकल विरोधी कानून। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें नकल का खेल लंबे समय से चल रहा था, फर्जीवाड़ा लंबे समय से चल रहा था, पेपर लीक जैसी घटनाएं लंबे समय से हो रही थी। वहां पर जो लोग गिरोह बनाकर नकल करवाते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून तैयार कर लिया है और इसे भी पुष्कर सिंह धामी अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। इस बयान को भी सुनिए, उसके बाद कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ नकल का जो नकल यहाँ के जो मेहनत करने वाले मेधावी छात्र थे, छात्राएं थे, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले, उनके मन में एक बड़ा संदेह पैदा हो गया था, शंका पैदा हो गई थी कि हम मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम हमारे हक में नहीं आएगा। उसके लिए हम भारतवर्ष का सबसे सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं और उस अध्यादेश के आने के बाद सबके मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हमारे भाई बहनों के मन में, जो प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनके मन में विश्वास पैदा हो गया है कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शिता से होंगी, नकल विहीन होंगी। उसका परिणाम भी है कि 3 परीक्षाएं नकल अध्यादेश के बाद हुई हैं और तीनों ही परीक्षाओं में 3 लाख से भी ज़्यादा के प्रतिभागी परीक्षाओं ने उसमें भाग लिया है। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 महत्वपूर्ण बातें करते हैं, जो हैं नकल विरोधी कानून, महिलाओं को, उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण पर ड्राफ्ट तैयार करना ताकि धर्म परिवर्तन उत्तराखंड में ना हो सके। ये 4 बड़ी उपलब्धियों के साथ राज्य सरकार जश्न मना रही है। लेकिन इस खुशी के मौके पर, इस जश्न के मौके पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार पीछे मुड़कर देखती होगी तो वो चुनौतियां कैसे आई, कैसे उन चुनौतियों से सरकार ने पार पाया, इसको सोचकर सरकार के पसीने जरूर छूट जाते होंगे। पेपर लीक के प्रकरण में जिस तरीके की फजीहत पूरी बीजेपी सरकार की हुई, वो सबसे बड़ी चिंता राज्य सरकार के लिए रही है। जो विधानसभा प्रकरण हुआ, भर्ती घोटाला का प्रकरण हुआ, उसमें जो फजीहत पूरी बीजेपी की हुई है, उसे जब सरकार पीछे मुड़ के देखती होगी तो पसीने बहुत गंभीरता के साथ छूटते होंगे। ये 2 चुनौतियां ऐसी थी राज्य सरकार के लिए जिसने पूरी कैबिनेट को, बीजेपी को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को
संघ परिवार को और बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उन सबको बैकफुट पर डाल दिया था, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, बेरोजगार युवा सवाल खड़े कर रहे थे, बल्कि सामाजिक संगठन और आम जनमानस भी सरकार से यह सवाल कर रहा था। तो पेपर लीक, विधानसभा भर्ती घोटाला, ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार परेशान रही पूरे साल भर। और एक और मामला था जो ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में एक रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की की हत्या हो गई। उसके आरोपी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एक जन आंदोलन जैसा था पूरे गढ़वाल क्षेत्र में। उस हत्या के बाद बीजेपी के नेता निशाने पर आए थे, क्योंकि जो हत्या के प्रमुख आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़े हुए थे। हालांकि जैसे ही बीजेपी से जुड़े लोगों का नाम इस मर्डर केस में आया था, अंकिता भंडारी मर्डर केस में आया था, वैसे ही पिता पुत्र को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन इससे बीजेपी की छवि खराब जरूर हुई है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार यह मामला तूल पकड़ता रहा। निचली अदालत से होते हुए नैनीताल हाई कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा है। अभी निचली अदालत में, कोर्ट द्वार की निचली अदालत में यह मामला चल रहा है, जहां पे ट्रायल हो रहा है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जमानत की अर्जी आरोपी दे रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अंकिता भंडारी का परिवार पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को, उसकी एजेंसीज को नोटिस जारी किए हुए हैं। तो ये 3 ऐसे प्रकरण थे जिन प्रकरणों पर राज्य सरकार की फजीहत हुई है और उसको सरकार किसी भी कीमत पर याद नहीं रखना चाहती। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर 1 साल का जश्न मना रहा होगा तो अपनी उपलब्धियों को याद करेगा, अपने उन परेशानियों के समय को याद नहीं करेगा जिससे पार्टी की फजीहत हो रही थी। अब ये बातें तो हो गई पुरानी, जश्न का माहौल भी हो गया और सारी चीजें हो ही रही हैं। लेकिन अब अगला वर्ष, यानी ये जो वर्ष शुरू हो रहा है, जो दूसरा वर्ष शुरू होगा पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल 2 महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनको लेकर राज्य सरकार को मशक्कत करनी है। सबसे पहली चीज तो तुरंत ही आंखों के सामने है, चारधाम यात्रा। उस यात्रा के संचालन को लेकर तीर्थ पुरोहित एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं और पुष्कर सिंह धामी बयान देते हैं खुले रूप में कि वो एक ऐसे मध्य मार्ग का चुनाव करेंगे जिससे किसी को परेशानी ना हो, सबको साथ लेकर चलेंगे। विवाद इस बात को लेकर है कि यात्रा ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए यात्रियों को आगे भेजा जाएगा, या ऑफलाइन जैसे यात्रा चला करती है, हजारों लाखों लोग एक समय में एक ही स्थान पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही उनको चलने दिया जाएगा। जोशीमठ एक बड़ा संकट है। पिछले 1 वर्ष में राज्य सरकार के सामने यह परेशानी हुई थी कि जोशीमठ चारधाम यात्रा का, बद्रीनाथ धाम की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, वहां पर कैसे संचालन होगा यात्रा का। तो यात्रा के संचालन को लेकर राज्य सरकार थोड़ा परेशान जरूर है। इस चुनौती को पार करना पुष्कर सिंह धामी की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो इस यात्रा पर प्रधानमंत्री कार्यालय, या कह लीजिए कि सीधा प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गढ़वाल की अर्थव्यवस्था है वो चारधाम यात्रा पर टिकी हुई होती है। सुरक्षा का ध्यान भी रखना है, अर्थव्यवस्था को बचाकर भी रखना है, और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके हितों का भी ध्यान रखना है, उनकी जान ना जाए इसका खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले वर्ष की यात्रा में 250 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। और उसके बाद ही इस साल केंद्र सरकार, उनका स्वास्थ्य महकमा केंद्र का और उनकी जो एजेंसीज हैं एनडीआरएफ खास तौर पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी की सरकार के लिए अगले 2-3 महीने में ही सामने है। इसके अलावा जब इस चुनौती से सरकार पार पा रही होगी, अगर पार पा जाएगी, तो विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राज्य बीजेपी इकाई को स्थानीय निकाय चुनाव में उतरना होगा। जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, वहां पर चुनाव इस वर्ष के आखिर में होने हैं, और बीजेपी के लिए वो नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं वो प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी का जो वोटर है वो ज्यादा सक्रिय,
शहरी क्षेत्रों में ही रहता है। पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने कई नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कई नगर निगम उसके हाथ से छूट भी गए थे। कई नगर पालिकाएं बड़े संकट के में फंस गई थी। तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस साल एक चुनाव का भी सामना करेगी। इसके अलावा अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव भी है, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव होगा लगभग अप्रैल मध्य से लेकर मई के बीच में। तो वो कह सकते हैं कि जब पुष्कर सिंह धामी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही होगी तो लोकसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी की सरकार जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बनाने में पुष्कर सिंह धामी की सरकार का जो ये वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं का संगठन, बेरोजगार युवा सरकार के कई कामों से नाराज हैं, खासतौर पर परीक्षाओं में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई थी, उससे उन बेरोजगार युवाओं की नाराजगी सरकार कैसे कम कर पाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी के एक वर्ष की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक वर्ष में किन परेशानियों का सामना किया है और पुष्कर सिंह धामी के सामने अगले एक वर्ष में किस तरीके की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं या क्या चुनौतियां हैं, इन सारे विषयों को लेकर हमारा यह विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको रिपोर्ट कैसी लगी और साथ में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने क्या बेहतर काम किया है या क्या खराब काम किया है, इसे लेकर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।